ईरान से जारी अमेरिका और इजरायल की जंग का आज 17वां दिन है। इस बीच कई सारे बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहला बड़ा अपडेट तो यह है कि इस जंग में अब तक करीब करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से कई सारे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका चाह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये चाह रहे हैं कि नेटो के देश सामने आए और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने युद्धपोत भेजें और इसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाएं, लेकिन सारे देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इटली ने मना कर दिया है, ब्रिटेन ने मना कर दिया है, जर्मनी ने मना कर दिया है, फ्रांस ने भी बोल दिया है कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम ईरान के युद्ध में शामिल हों। और इस वजह से ट्रंप काफी ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि इससे नेटो का भविष्य काफी खराब होने वाला है। उधर ईरान की बात करें तो ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, पूरी तरह खुला हुआ है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ ईरान के दोस्तों के लिए खड़ा हुआ है। ईरान के जो दुश्मन हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और बंद ही रहेगा। तो इन्हीं अपडेट्स पर, इसके साथ ही जो और बहुत सारी घटनाक्रम हुए हैं उन पर आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। और हमारे साथ इस बातचीत में दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। नेटो के देशों से उन्होंने सहयोग तो मांगा है, लेकिन कोई उनका साथ क्यों नहीं देना चाह रहा? देखिए, इस वैभव जी, आपको इसको समझना पड़ेगा। जब ट्रंप इस लड़ाई में गए थे, क्या वो नेटो से कंसल्ट किया था या ये कोई डिस्कशन हुआ था? बिकॉज देखिए, एक आपका अलायंस है, अगर उस अलायंस को आपको मजबूत रखना है और कोई भी ऐसी एक मेजर वॉर के लिए आप जा रहे हैं, तो वो अलायंस के साथ आपको डिस्कस आपको आपको करना पड़ता है, पूछना उसको पड़ता है कि आप लोग हमको किस किस स्टेज पे आपकी मदद हमको चाहिए होगी, और पूरी प्लानिंग होती है ये। और वो तो किया नहीं। और दूसरा, ये अपने देशवासियों तक को नहीं बताया जी। एक पब्लिक एड्रेस होता है, आप अपने देश को एड्रेस करते हैं कि भाई ऐसी चुनौती आई है और हम लड़ाई में जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में जा सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। बिकॉज आप अपनी इसको बताना नहीं चाहते कि लड़ाई में आप कब जाना चाहते हैं, और वो सरप्राइज लॉस्ट हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करी, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि आज कोई भी नेटो कंट्री, बिकॉज सारे लोग मानते हैं कि ये लड़ाई जरूरी नहीं थी। अगर आप जर्मन चांसलर की भी स्टेटमेंट देखें, इस मर्क की, और आप स्टाइमर की भी देखें, जो ब्रिटेन से भी स्टेटमेंट आई है, फ्रांस की भी देखें, स्विट्जरलैंड की देखें, स्पेन की देखें, जापान ने मना कर दिया है, साउथ कोरिया ने मना कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अब जो आपने क्वाड की कंट्रीज को भी आपने किया, और ये अभी मैं एक्चुअली पढ़ रहा था, भारत से भी एक स्टेटमेंट आई है कि जी जी। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है अमेरिका से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। तो अब क्या हो रहा है, सारे देश ईरान से 1 to 1 बात कर रहे हैं। बिकॉज अब इसको रियलाइज कर लिया है कि इसको अमेरिका के थ्रू हमको जाने की जरूरत नहीं, हम क्यों जाए अमेरिका के थ्रू? बिकॉज अमेरिका के थ्रू जाएंगे तो ईरान उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगा। और अगर हम डायरेक्टली एक 1 to 1 कम्युनिकेशन इसके साथ बना के रखें, जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी बात करी है, और आपके जो गल्फ कंट्रीज, आप एक टर्न अराउंड देखिए इस लड़ाई का। गल्फ कंट्रीज इसको ईरान से बातचीत करने के लिए आ रही। जी। जब हम ये एक चीज देखते हैं तो साफ हो जाता है, जैसे आपने बताया, 17 दिन में आज अमेरिका आइसोलेटेड है। अभी अभी मैं पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था। उनका एक टैंकर 135 जो उनका रिफिलिंग टैंकर है, वो घटनाग्रस्त हो गया है, क्रैश हो गया है। वो उसको बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक फ्रेंडली कंट्री पे था, और एक वो जो क्रैश जो है वो टेक्निकल एरर है, और उसको बोइंग को बताया कि हम आपके ऑर्डर्स भी नहीं, हम आपको ये आपसे और टैंकर्स हम आपसे नहीं लेंगे जब तक आप अपने फॉल्ट्स को रेक्टिफाई करेंगे। तो वो एक एक नैरेटिव की कोशिश कर रहे हैं कि ये एनिमी फायर से नीचे नहीं गिरा, पर अभी किसी को नहीं पता कैसे गिरा। तो
ये सारी चीज, और जो पीट हेक्सेथ है, और मैं खास तौर पे आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, उसका एक छोटा सा एनालिसिस करना चाहता हूँ उसकी जी प्रेस सर। कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला है कि आज हमारी जो इंटेंसिटी हमारी बढ़ेगी इसको ईरान के ऊपर। दूसरा, वो इसको बताता है कि हमने इसको ईरान की एयरफोर्स को 95% खत्म कर दिया है, नेवी को 90 से 95% हमने खत्म कर दिया है, और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जैसे कि हम आपके प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि ईरान के जितने भी इसको मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो अंडरग्राउंड है, और तकरीबन इसको माना जाता है कि 100 मिसाइल्स एक महीने में वो लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों में मैन्युफैक्चर होते हैं ईरान के इसको मिसाइल के, और वो सारे अंडरग्राउंड है। तो अमेरिका आज एक स्टेटमेंट दे रहा है, पीट हेक्सेथ, कि हमने इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है, तो अब इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। तो मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। आप बोल रहे हो कि घुटने टेकने पड़ेंगे, पर अभी भी उनकी मिसाइल्स फायर कर रही हैं, और वो सिलेक्टेड टारगेट्स पर फायर कर रही है। देखिए, ईरान ने एक स्ट्रेटजी बना ली है, हम इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं, बिकॉज जितना लंबा ईरान इस लड़ाई को खींचेगा वो उतने ज्यादा चांसेस है कि अमेरिका के साथ उनकी जो नेगोशिएशन होगी वो एक बेटर टर्म्स में होगी, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपस में बैठना ही है इन लोगों ने जी इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। ऐसे तो लड़ाई नहीं खत्म होगी कि ये आप फायर करना बंद कर दो, मैं फायर करना बंद कर दूं, तो फिर क्या? आपको कुछ प्री कंडीशंस रखनी पड़ेगी बातचीत के लिए, और जब ये बातचीत आएगी, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इसका क्या है, ये बातचीत कौन कराएगा? इस ये बातचीत कौन कराएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आई थिंक। आपके हिसाब से कौन करा सकता है सर? अब ये देखिए, इसको रशिया ने पहल करी थी, और इसको रशिया ने एक सुझाव दिया था कि जो इनके 450 केजी यूरेनियम है उसको हमारे पास रख दीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। वो इस ट्रंप ने मानी नहीं ये बात। और आज एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि रशिया ने एक 200 ड्रोन्स के साथ ज़ैफरोजिया में अटैक किया। अब इसका मतलब यह है कि इसको रशिया लोगों को बताना चाहता है, देखिए यहां पर भी लड़ाई चल रही है, और अभी वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा, बिकॉज अभी वो काइव के ऊपर भी हमला कर रहा है, और खेरसन पे भी हमला कर रहा है, खार्किव पे भी हमला कर रहा है। और वो इसको अमेरिका, अब यूक्रेन दौड़ा जाएगा अमेरिका के पास कि हमको जो एयर डिफेंस जो इंटरसेप्टर चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम अभी इसको खेली जा रही है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए आप, कि रशिया ने भी अपनी इंटेंसिटी बढ़ा दी है लड़ाई की वहां पे, और ये ईरान को मदद करने के लिए बढ़ाई है, और ये इसको वहां से वो शुरू होगी, और अमेरिका उसको बोलेगा सॉरी आई कांट हेल्प यू, और इसको बेस्ट टाइम होगा रशिया का यूक्रेन का जो और एरिया को और कैप्चर करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। और साथ साथ यहाँ पे जो बातचीत हो रही है, बिकॉज अब मुझे लगता है कि रशिया के चांसेस इस लड़ाई को रोकने के लिए अभी वो बातचीत पे नहीं आ रहे हैं। उसको वो दिखा रहा है कि अब हम इतना प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी। सो ये मैं ये जो इस पॉलिसी को, इस स्ट्रैटेजी को मैं इसको देख रहा हूं, और इसको आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये जो इनके तेवर है अमेरिकन के, बिकॉज अभी भी जो पीट हेक्सेथ की जो लैंग्वेज थी और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, ये उससे सजेस्ट होता है कि वो कोई एक एग्रीमेंट नहीं, इसको नेगोशिएशन नहीं चाह रहे हैं अभी। और एक लास्ट पॉइंट, जी तो बॉडी लैंग्वेज से अगर आप उसको स्टडी करो थोड़ा, बिकॉज आई गो स्लाइटली मोर इनटू द बॉडी लैंग्वेज पार्ट आल्सो,
बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी जो 3 दिन पहले थी। तो इसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज दुश्मन के हर एक पहलू को आपको अंडरस्टैंड, उसका मोराल क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसकी लड़ाई को आगे ले जाने की क्षमता क्या है। तो इस तरीके से जो इसको मुझे लगता है कि ये इसको आगे जाएगी लड़ाई। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही घंटे पहले फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने संकेत दिया है कि वो जो इस महीने के आखिरी में चीन के दौरे पर जाने वाले थे, वो दौरा हो सकता है वो रद्द कर दें, और वो चाह रहे हैं कि चीन भी इसमें मदद करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और तेलों की आवाजाही के लिए जहाज को रोका ना जाए। आपके हिसाब से ट्रंप ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं? मतलब कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोचर सर ने बताया कि जब उन्होंने सलाह नहीं ली किसी से इस युद्ध में जाने से पहले, तो अब क्यों चाह रहे हैं वो कि बाकी देश उनका साथ दें इस युद्ध में? वैभव जी, डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूजिया गए हैं। चीन को कह रहे हैं कि अपने युद्धपोत भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। पहली चीज है, डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए कि चीन और ईरान बहुत ही मजबूत देश हैं, मजबूत दोस्त हैं दशकों से। और अभी दूसरी बात यह है कि ईरान ने तो चीन जो कच्चा तेल जा रहा है उसको 1 मार्च के बाद रोका भी नहीं। तो अगर ईरान चीन जाने वाले कच्चा तेल जहाजों को रोक नहीं रहा है, तो चीन क्यों अपनी नेवी को पूरा चीन से, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन करते करते, अरब सागर करते करते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी को भेजे? वहां भेज के करेगा क्या? एक सेकंड के लिए मान भी ले चीन ने भेज दिए अपने नेवी के जहाज, वो क्या ईरान की नेवी पर या ईरान पर हमला कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए? सवाल ही नहीं उठता है। चीन हैप्पी पोजीशन में, अभी चीन बहुत ही हैप्पी पोजीशन में है। एक और चीज जो डोनाल्ड ट्रंप को समझनी पड़ेगी वो ये है कि अब ईरान की जो दबाव डालने की नीति थी वो काम कर रही है। दुनिया भर के सारे लीडर वो रोज फोन कर रहे हैं राष्ट्रपति पेजेश्किन को, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, न्यूजीलैंड हो, सब देश, नेटो के देश हों, अफ्रीका के देश तो हैं ही बेचारे, सब फोन कर रहे हैं हर रोज ईरान में राष्ट्रपति पेजेश्किन को कि भाई, या ईरान के विदेश मंत्री को कि भाई हमारे देश में कच्चा तेल आने दे। अगर कोई जहाज हमारे देश का झंडा लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है तो आने दे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के बाद दुनिया भर के सारे देश मजबूर हो गए हैं, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सारे देश, कि वह अब ईरान के प्रति अपना मित्रतापूर्ण रवैया दिखाएं, विजिबल डेमोन्स्ट्रेशन करें। तो सवाल ही नहीं उठता कि इनमें से कोई अपनी नेवी को, शिप को भेज देगा वहां पे ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। हाँ, एक चीज जरूर है कि ईरान ने बहुत क्लियरली कहा है कि क्या अगर देवनाथ सर, कोई क्या अमेरिका खुद इतना सक्षम नहीं है कि वहां पर जाकर वो खुद ही सुरक्षा प्रदान करे और आवाजाही के लिए जहाजों की? हाँ वैभव जी, 16 दिन के युद्ध में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने वह समझ लिया है जो कि पेंटागन डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने से बोल रहा था। पेंटागन के जो उनके सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो फिलहाल एक जो भी हैं जनरल हैं, लेकिन एयरफोर्स के जनरल हैं। वो एयरफोर्स के जनरल हैं तो एयरफोर्स के जनरलों में जोश की कमी होती है, होश थोड़ा ज्यादा होता है। वो पिछले 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने से डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका की नेवी या एयरफोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना दबदबा नहीं बढ़ा सकती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आया। उन्होंने अपने सीडीएस की बात को इग्नोर करते हुए नेवी को लॉन्च कर दिया, एयरफोर्स को लॉन्च कर दिया, जाओ बमबारी करो ईरान पर। देखिए होता क्या है, मैं बताता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ईरान के लिए बहुत आसान है। चौड़ाई महज 31 किलोमीटर,
उसमें से भी देखिए समुद्र हम सब गए हुए हैं। समुद्र में शुरुआत के 7-8 किलोमीटर जो होते हैं महज 10-20-30 फीट गहरे होते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नेविगेशनल चैनल है जहां से पानी के जहाज जा सकते हैं, वो एरिया मात्र 3.5 किलोमीटर चौड़ा है, जहां पानी के जहाज, उनका बॉटम जाहिर बात है 20-30 फुट नीचे होता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी दो भागों में बांटा जाता है नेविगेशन के लिए। एक चैनल होता है जिससे कि ओमान की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पानी के जहाज एक लाइन में घुसते हैं और आगे पर्शियन गल्फ में घुस जाते हैं। ये लाइन आमतौर पे दक्षिण की तरफ होती है, यानी लेफ्ट साइड में। और दूसरा लाइन बनता है वहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम अंडरस्टैंडिंग से, दूसरा लाइन बनता है पर्शियन गल्फ से जो जहाज निकल रहे हैं। पर्शियन गल्फ से जो जहाज निकल रहे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक लाइन में निकलते हैं और फिर ओमान की खाड़ी में आके अरब सागर से अपने अपने देश में जाते हैं। तो एक लाइन होती है, जैसे हम सड़कों में देखते हैं ना, एक डिवाइडर होता है, डिवाइडर के लेफ्ट वाला इधर ओमान की खाड़ी से पर्शियन गल्फ, और डिवाइडर के उस तरफ इमेजिनरी डिवाइडर पानी में पर्शियन गल्फ से बाहर। अब लिमिटेशन क्या है ये समझनी पड़ेगी। लिमिटेशन ये है कि अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम कानून के हिसाब से हैवी शिप्स जो होती हैं, सुपर टैंकर, उनके बीच में एक टैंकर के पीछे दूसरे टैंकर के कम से कम 2 नॉटिकल माइल का गैप होना चाहिए, यानी 3 किलोमीटर। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है कि दो शिप्स के बीच में जब वो नैरो चैनल से जा रहे हो तो 15 मिनट का गैप होना चाहिए, 15 मिनट। तो 1 घंटे में मात्र 4 शिप जा सकती हैं, 24 घंटे में 100 शिप जा सकती हैं। तो जब आप इन दोनों लिमिटेशंस को सामने रखेंगे तो ईरान के लिए कंट्रोल करना बड़ा आसान है। एक धमाका करो, सब लोग रुक जाएंगे, यही हमने देखा। दूसरा, एक आर्टिफिशियल क्राइसिस भी हो गया है। आर्टिफिशियल क्राइसिस वैभव जी ऐसा हो गया है कि लॉयड्स ऑफ लंदन ने युद्ध चालू होते ही शिपिंग का जो प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का, उसको 500 गुना 500% बढ़ा दिया है। मोटा एग्जांपल देता हूं, नियम यह है कि एक बार में जहाज की इंश्योरेंस करनी पड़ती है बिफोर इट स्टार्ट्स द वॉयज। यानी जैसे कोई पानी का जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है तो उस पानी के जहाज और उसमें जो सामान है उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ती है। ज्यादातर कंपनियां लंदन में है, हिस्टोरिकल रीजन से वो अपना ग्रुप बनाती है लॉयड्स ऑफ लंदन, कुछ न्यूयॉर्क में भी हैं। अब होता क्या है कि इन्होंने अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 500% बढ़ा दी है, ज्यादा उससे बढ़ा दी है। एक मोटा एग्जांपल देता हूं लास्ट 10 सेकेंड में। समझिए एक पानी का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है और 1000 करोड़ उसकी वैल्यूएशन करते हैं इंश्योरेंस वाले। समझिए एग्जाम के लिए जी, पहले उस पर महज 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस लेनी पड़ती थी लॉयड्स ऑफ लंदन से, वो जहाज चल पड़ता था। अब युद्ध की वजह से उस 1000 करोड़ की संपत्ति वाले जहाज पर हर वॉयज पर प्रीमियम देना पड़ रहा है 5 करोड़। अब तो 10 करोड़ हो गया सुपर टैंकर्स के लिए। तो दुनिया के सारे देश जो हैं वो आगे पीछे सकपका रहे हैं, तो उनकी इंश्योरेंस नहीं हो रही है, फंसे पड़े हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो फंसे पड़े हैं महज युद्ध के लिए, वो इसलिए भी फंसे पड़े हैं क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उनकी पूरी प्रॉफिट खा गया है। जी बिल्कुल। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, एक बात बहुत ज़्यादा हो रही है, युद्ध शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही बात शुरू हो गई थी कि क्या ट्रंप और अमेरिका खुद को इसमें फंसा महसूस कर रहे हैं। जैसे ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, परमाणु वार्ता, वो बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन जो बातचीत में लोग शामिल थे अमेरिका की ओर से, फिर चाहे वो ट्रंप के दामाद हो जेरेड कुशनर हो या फिर मध्य पूर्व में अमेरिका के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने पता नहीं जाकर ट्रंप को क्या समझा दिया और ट्रंप ने बातचीत के बीच में युद्ध शुरू कर दिया। और हमने अभी ट्रंप का कुछ दिन पहले बयान भी सुना था जब वो कह रहे थे कि मुझे रक्षा मंत्री ने समझाया, मुझे कुशनर ने कहा, मुझे स्टीव विटकॉफ ने बताया, इसके बाद फिर मैंने युद्ध शुरू किया। तो क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप फंसा महसूस कर रहे हैं और ट्रंप चाह रहे हैं कि इस युद्ध की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर ना आए, मुझे जिन लोगों ने समझाया था या मुझे जिन लोगों ने सलाह दी थी कि युद्ध में उतर जाओ, उनकी भी जिम्मेदारी तय हो? बहुत अच्छा सवाल है वैभव जी, बिकॉज अभी वी आर जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं हम ट्रम्प का माइंड को पढ़ने के लिए
जी। एक्चुअली उसका माइंड तो वो खुद ही नहीं पढ़ सकता, बिकॉज उसको खुद नहीं पता अगले दिन वो क्या करने वाला है। पर मैं पिछले 2 दिन से, वैभव जी, मैं कुछ अमेरिकन के इंटरव्यूज सुन रहा था। खास तौर पे जॉन बोल्टन का, जो फॉर्मर एनएसए रह चुके थे, जी। और जो और खास तौर पे जो उनके एक फर्स्ट टाइम जब ट्रम्प आए थे, उनके चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडवाइजर वगैरह इस टाइप के लोगों को, सभी का यही मानना था कि ट्रम्प ने अपने मिलिट्री कमांडर्स की जो रिकमेंडेशन है, जो उसको मिलिट्री कमांडर्स ने उसको इसको रिकमेंडेशन अपना दी थी, वो उसको फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ, जो भारत के लिए भी लेसन हो सकती है, और अपने व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा कि जब आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं होगी, तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ये अपने लिए सेट करेंगे जो आपकी मिलिट्री आपको दे नहीं पाएगी। और जब ये मिलिट्री आपको दे नहीं पाएगी, तो ब्लेम आप अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाओगे, बिकॉज एक पॉलिटिशियन जो होता है वो ऐसी गेम खेलता है। लड़ाई अगर वो जीतेगा तो क्रेडिट वो खुद ले लेगा, और अगर वो हारेगा तो वो इसको बोलेगा मैं इसकी वजह से हारा हूं, जो ये जो जी। कमांडर हमारे, इसको मिलिट्री का इसने अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी प्लान नहीं करी, या दुश्मन की स्ट्रेटजी को ठीक तरीके से समझा नहीं। और इसीलिए ये चीज हमको देखने को मिल रही है। और आज मैं एक चैनल पे था, एक पैनलिस्ट ऐसे बोल रहा था कि इसको ट्रम्प तो आया ही यहाँ पे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, महीनों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो एक सवाल मैंने किया, एक सिंपल सा सवाल किया मैंने, लड़ाई को लंबा खींचने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आप एक एट्रिशन वॉर आप इसको कर रहे हैं। एट्रिशन वॉर में आपके बूट्स ऑन ग्राउंड तो है नहीं। जैसे रशिया अंदर एक घुसा, तो अगर एक आपने ऑपरेशन प्लान किया है उनको कैप्चर करने का, अगर एक आपने शहर को आपको कैप्चर करना है, तो आपको 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। दुश्मन की ऑपोजिशन होती है, माइनफील्ड फील्ड होती है, उसको क्रॉस करना पड़ता है, तो ऑपरेशन ऐसे चलते हैं। यहाँ पे आप एट्रिशन वॉर कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूर से फायर ही करते जा रहे हैं। तो कितना आपके पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स होंगे इसको फायर करने के लिए, और और आपका लॉजिस्टिक बेस है कहां पे? बिकॉज कोई भी लड़ाई को लंबा खींचने के लिए आपको एक अपना लॉजिस्टिक बेस बनाना पड़ेगा, जहां से आप अपने मिसाइल्स एमुनिशन वगैरह अपना लेते रहेंगे। अब कहां पे, ये हवा में है क्या? तो जो ये इसको समुंदर पे है जो भी है, इसको या जो एयर बेसिस या मिलिट्री बेसिस है जो गल्फ में है, और कहां पे अमेरिका रख सकता है अपना सामान? और ये सारे इनके वनरेबल हैं। अगर ये मिलिट्री बेसिस में भी अपना एमुनिशन इस प्रकार से रखेंगे, आप जानते हैं जिस तरीके से ड्रोन के स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो अब इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको, जैसे आपका सवाल था कि इसको ट्रम्प इस लड़ाई में एक्चुअली फंस गया है वो, और इसीलिए अभी वो नेटो को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वो इसको नेटो की हेल्प नहीं मांग रहा, आप उसकी अल्टीरियर स्ट्रेटजी देखिए। आप उसके सामने वाली स्ट्रेटजी मत देखिए कि उसको उसको नेटो को बोल रहे चिप्स के लिए। जी। अब वो नेटो को इसलिए इन्वॉल्व कर रहा है कि एक बार यहाँ पे नेटो आ जाएगा, तो ये लड़ाई आपकी फंसी रहेगी यहाँ पे। इसका मतलब कि आपने नेटो को बुला लिया, फिर आपने एक एक एस्केलेशन लैडर पे, नेक्स्ट लैडर पे आप चले गए हैं। और अगर आप अब आप इसको एक बार नेटो इधर आ जाएंगे, तो आप उनको फोर्स करेंगे कि आप भी अपने मिसाइल्स निकालो, आप भी अपने इसको रॉकेट अपना फायर करो, और इसका अमेरिका का एक्सपेंडिचर कम होता है। बिकॉज अगर आपने इसको देखा, आई थिंक आपके प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे थे कि 6 दिन की लड़ाई में 11.3 बिलियन डॉलर्स का खर्च हुआ है अमेरिका का। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, आज एक रफ एस्टिमेट भी ले लूं, तो 30 बिलियन डॉलर्स अभी तक अमेरिका ने खर्च किए हैं। और
$37 ट्रिलियन का अमेरिका की ऊपर डेट है। क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है इस तरीके की लड़ाई? दूसरा, अभी हमने देखा कि ताइवान की तरफ चाइना ने अपनी इसको एक बोट्स की एक्सरसाइज करी है, फिशिंग बोट्स की, जिसमें 300 बोट्स इकट्ठी एक टाइम पे आपके ईस्ट चाइना सी में अपना निकल पड़ी। अच्छा, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि एक आपने ताइवान को एक्टिवेट कर दिया, आपने साउथ कोरिया से उसका थर्ड मिसाइल सिस्टम निकाल के आप यहां पे ले आए, आपने साउथ कोरिया को वनरेबल कर दिया नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट। और उसके बाद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। और वो अपना जो है ना जापान के ऊपर परीक्षण कर रहा है। अब आप इसको देखिए, स्थिति कैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है अमेरिका के। जी। जहां पे अमेरिका ने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी इंडो पैसिफिक को, वो हाथ से निकल रहा है, ताइवान हाथ से निकल रहा है। अब आप इसको मुझे बताइए, मैं इसको देवनाथ सर से भी ये मैं इस क्वेश्चन, वो भी इसका जवाब देंगे। अगर चाइना और 15-20 दिन के बाद जब वो इस देखेगा अमेरिका और कमजोर हो गया और उसके मिसाइल्स निकल गए, बिकॉज अभी वो ताइवान पे वार नहीं करेगा। पर अगर एक हाइपोथेटिकल है ये, 30 दिन के बाद चाइना कुछ स्ट्राइक करता है ताइवान के ऊपर, समथिंग ऑन सिमिलर लाइन, ये जो एट्रिशन वाली लड़ाई, अंदर नहीं जाएगा, वो इसको मिसाइल फेंकेगा, अपने ड्रोन फेंकेगा, नुकसान करेगा ताइवान, अमेरिका क्या करेगा? इसको अमेरिका का रिस्पॉन्स होगा? बिकॉज अभी तो वो ऐसी स्ट्राइक करेगा, इस ताइवान के अंदर नहीं जाएगा, वो जानता है कि अंदर जाएगा तो फंस जाएगा, और चाइना भी जानता है ये, तो वो इसको ताइवान को डराने के लिए इस तरीके की स्ट्राइक भी कर सकता है। तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स हो? बिल्कुल कोचर सर, एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। नेटो के आर्टिकल 5 की बात होती है लगातार, जब तक अमेरिका की धरती पर हमला नहीं होगा तब तक ये आर्टिकल लागू नहीं होगा? नहीं, ये कोई इसको जरूरी नहीं है। अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर अटैक होगा तो ये आर्टिकल आपका लागू हो जाता है। कोई भी कंट्री के ऊपर हमला जरूरी नहीं है कि अमेरिका के अंदर हो, बिकॉज ये जो अमेरिका की जो आप कमांड्स है ना, जो आपके इंडो पैसिफिक कमांड हो गया, आपका सेंट्रल कमांड हो गया, तो जहां जहां पे ये इसको कमांड से अगर उसके ऊपर हमला हो जाता है तो इसका मतलब अमेरिका पे हमला हुआ। जरूरी नहीं है कि आप उसको अमेरिका की धरती पे ही हमला करें। तो आर्टिकल 5 इसको यही बोलता है कि कोई भी नेटो देश के ऊपर हमला होता है, कहीं पर भी उनकी फोर्सेस पे हमला होता है, तो वो उसको माना जाएगा कि वो नेटो पे हमला है। बट यहां पे वो इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि ईरान ने पहले आपके ऊपर हमला नहीं किया। जी। देयर इज ए टेक्निकल डिफरेंस। ईरान ने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में आपके ऊपर इसको गोले मारे, आपके ऊपर पहली स्ट्राइक नहीं करी, तो इसीलिए इसको यहां पे आर्टिकल 5 आपका लागू नहीं होता। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, कोचर सर ने आपसे एक सवाल किया है, और एक सवाल मैं जो कोचर सर से पूछा था वो आपसे भी पूछ लेता हूं। क्या अमेरिका को, खासकर ट्रंप को, यह लगा कि वेनेजुएला में हमें इतनी अच्छी खासी सफलता मिल गई, हमने एक रात में ही मदुरो को उठा लिया, ना हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ, ना हमें कोई नुकसान हुआ, 100% सफल हमला रहा, तो उसके बाद क्या उनके आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्हें लगा कि यही मौका है, चलो ईरान पर भी चढ़ाई कर लेते हैं, और वो यहां पर गलत साबित हो गए? वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वेनेजुएला मॉडल उन्होंने ईरान पर लागू करने की कोशिश सोची थी कि हम लोग ईरान के ऊपर दबाव डालेंगे, अगर हो सकता है तो ईरान के लीडर्स को भी हाईजैक कर लेंगे, लेकिन वो वहां कारगर नहीं हो सकता। वेनेजुएला में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर कोस्ट के पास ही खड़ा था, वो गए, 11 मिनट में पहुंच गए, अपने कमांडोज को लेकर, डेल्टा फोर्स को लेकर हेलीकॉप्टर से मदुराई को हाईजैक किया, अमेरिका भेज दिया, 11 मिनट में वापस आ गए। यह तरकीब वेनेजुएला में काम कर गई, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने, CIA ने और उनकी जो विदेश विभाग है, उन्होंने उनके वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी के जनरल्स को पहले से ही कॉम्प्रोमाइज करा लिया था। लेकिन ईरान में ये फार्मूला कारगर नहीं हो सकता। ये मैं जैसे बता रहा हूं कि उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं,
उसके कमांडर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ईरान में ये डेल्टा फोर्स या नेवी का जो सील टीम कोई भी काम नहीं करेगा, नेवल सील भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि एक तो जहां पर भी वो हैं, समझिए हेलीकॉप्टर्स अमेरिकन कहां पर हैं, कुवैत में है, कतार में है, उत्तर में इन्होंने अजरबैजान आर्मेनिया में भी तैनात कर रखे हैं। वहां से टेक ऑफ करके अगर वो जाने की कोशिश करेंगे, तेहरान तो 700 किलोमीटर दूर है, जाने में 3 घंटा, एक्शन करने के बाद जो भी एक्शन है, चाहे वो सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो, पेजेश्किन के खिलाफ हो, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ हो, ईरान के जनरल्स को न्यूट्रलाइज करने की बात हो, और फिर वापस आने में 3 घंटा, तो ये मॉडल काम नहीं करेगा। ईरान धर लेगा उनको, अंदर आते वक्त भी 2-3 को गिरा देगा, बाहर जाते वक्त 7-8 हेलीकॉप्टर्स को गिरा देगा। दूसरी चीज ये है कि इस बार उन्होंने लॉन्च क्यों किया, इसकी बहुत बड़ी वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का, ये उनका पर्सनल आकलन है, और शायद मोसाद ने उनको कंफ्यूज कर दिया बोल के कि हाँ, कि डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद की थी कि जो दिसंबर में हुआ, दिसंबर में ईरान के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी फैल गई। जनवरी के पहले हफ्ते, जनवरी के दूसरे हफ्ते, जनवरी के 18 तारीख तक ईरान के अंदर बहुत अफरा तफरी थी, लाखों लोग सड़क पर आ गए। ईरान के ज्यादातर 100 से ज्यादा शहरों में आगजनी हुई, सरकारी इमारतों को आग लगा दिया गया, सरकारी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, और तो और आईआरजीसी के यूनिट्स पर हमले कर दिए लोगों ने, सिविलियंस ने। डोनाल्ड ट्रंप को एक पता नहीं एक सपना सा आ गया कि ये बहुत अच्छा तरीका है, और शायद मोसाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की, हाँ हुजूर ये काम कर जाएगा, कि लाखों की हम बाहर से थोड़ा सा कुछ हरकत कर देंगे बाहर से, और फिर से लाखों की तादाद में ईरान में उपद्रवी सड़क पर आ जाएंगे, और फिर सीआईए मोसाद तो अपना कर ही देगी एक्शन वहां पर, और वहां सत्ता गिर जाएगी, आयतुल्लाह खमेनी रूस भाग जाएंगे, पेजेश्किन रूस भाग जाएंगे, और ईरान हमारा हो जाएगा, वहां पर हम हमारी एक कठपुतली सरकार का गठन कर देंगे। लेकिन दोनों ही में बहुत ज्यादा फर्क है। ये देखिए, जनवरी के 18 तारीख तक जग जाहिर हो गया था कि आईआरजीसी ने अलग अलग तरीके से ईरान की जो जनता जो सड़क पर उतरी थी उनको वापस घर में भेज दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का आकलन उन्होंने अपने जल्दबाजी में या हठधर्मी में या खुशी के मारे वो इस चीज को भाप नहीं पाए कि आईआरजीसी ने 18 जनवरी तक लाखों ईरानियंस को उनके घर में वापस भेज दिया, कंट्रोल कर लिया। अब इस बार जब उन्होंने बमबारी शुरू की 28 फरवरी को, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी उम्मीद की थी कि उसी तरह से, पहले की तरह से 1 मार्च की सुबह को, 2 मार्च की सुबह को लाखों ईरानी जेनजी, और खासतौर से जो लोग यूरोप से, पश्चिमी सभ्यता से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या जो यूरोप और अमेरिका में पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, वो लोग लाखों की तादाद में सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन ना ऐसा 1 मार्च की सुबह को हुआ, ना ऐसा 2 मार्च की सुबह को हुआ। वरन जो फेंस सिटर्स थे, जो थोड़ा बहुत विरोध भी रखते थे, जब ईरान पर बम गिरने शुरू हुए, यकीन मानिए जो थोड़ा बहुत एंटी रिजीम फीलिंग वाले लोग थे वो भी अब नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए, देशभक्त होते हैं। मैं, वैभव जी, जनरल कोचर, हम चाहे किसी भी पार्टी पे यकीन करें, लेकिन अगर बाहर से हमला हो जाएगा तो मैं, वैभव जी, आप और जनरल कोचर उसके बाद भूल जाएंगे कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम सब मिलकर बाहरी आक्रमण का सामना करेंगे। जी बिल्कुल। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, अभी आपने चीन और ताइवान का जिक्र किया था। इस युद्ध में मौके का फायदा तो रूस भी उठाना चाह ही रहा है। क्या ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो सकती है कि अगर ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध रुके, इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच में ही तुरंत कोई समझौता हो जाए? क्या रूस ऐसी कोई डिमांड रख सकता है अमेरिका के सामने कि हम आपकी मदद इस युद्ध में कर रहे हैं, आप हमारी मदद हमारे वाले युद्ध में कर लो? और उधर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन बहुत कमजोर हो रहा है, जेलेंस्की पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं। वो मध्य पूर्व के देशों से कह रहे हैं कि आप मुझे पैसा दो, बदले में मैं आपको ऐसे हथियार दूंगा जिससे आप ईरानी ड्रोन का सामना कर पाएंगे। हम भी ईरानी ड्रोन का सामना कर रहे हैं जो उसने रूस को दिए हैं और उन्हें रोक रहे हैं। ऐसा कुछ हो सकता है सर?
देखिए वैभव जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग अपने अपने एनालिसिस करते हैं, हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं कई लोगों के, बट इसको मेरा जो इसका एनालिसिस ये है कि ये जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और क्यों नहीं इसको खत्म होने वाली? देखिए अभी यूक्रेन में इलेक्शंस भी ड्यू हैं, तो जो उसका इंटरनल सिचुएशन में इसको जेलेंस्की स्ट्रांग नहीं है, जी। और वो चाहता नहीं है कि जल्दी इलेक्शंस हो। देखिए ये जो सियासत है ना, ये जियो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होती है, इसलिए इसको जियो पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें पॉलिटिक्स और आपकी ज्योग्राफी शामिल होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ था एप्स्टीन फाइल में, और काफी उसको तकलीफ हो रही थी, उसने अपने लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करनी थी, वो लड़ाई में पड़ गया। नेतन्याहू के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, सितंबर में इलेक्शंस होने थे इसको इजराइल में, और जो एक प्री पोल एक एनालिसिस होता है, लोग अपने हर एक कंट्री में करते हैं, वहां पे उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं थी, लड़ाई उनके लिए जरूरी थी। तीसरा, जेलेंस्की जो है वो नहीं चाहेगा ये युद्ध को अभी इसको खत्म करना। वो ब्लेम डाल रहा है हर एक जगह, वो खेल रहा है गेम, वो उसको बोल रहा है यूएस मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, यूरोपियन यूनियन मेरे साथ नहीं है, उसको मेरे पास इतना जो मुझे डिफेंस चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मेरी उसको तबाही हो रही है, वो सब हो रहा है। बट उसको बहुत हेल्प मिली है। ये जो लड़ाई है, यूक्रेन 4 साल तक नहीं लड़ सकता था अगर उसको अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों से मदद ना मिली हो। और इसीलिए इसको मुझे लगता नहीं है कि वो अब एक पैटर्न, अगर आप इस पैटर्न को स्टडी कीजिए, जो मैं आपके सामने एक पैटर्न रखता हूं, जी। वो पैटर्न ये है कि बार बार जब बातचीत होती है, अब ट्रंप एक स्टेटमेंट निकालते हैं कि बस एक पीस प्लान तैयार हो गया, अभी इसको जल्दी लड़ाई बंद हो जाएगी, और उसके कुछ दिनों बाद इसको जेलेंस्की एक स्टेटमेंट देता है कि नहीं, हमको तो जो भी जमीन है, अब आप ऐसी शर्त अगर रखोगे कि आपने जितनी जमीन कैप्चर की आप मुझे वापस कर दो, तो कौन आपको वापस करेगा मुझे बताइए। और बार बार जेलेंस्की जानबूझ के यही शर्त रखता है, और कोई शर्त नहीं रखता है, सिक्योरिटी गारंटी वगैरह वो उसकी सब्सिडरी मांगे हैं। उसकी पहली मांग तो ये है कि जो मेरी अपना जमीन वापस करो। अब हजारों रशियन सोल्जर्स मारे गए इस लड़ाई में, शहीद हुए हैं, तो वो क्यों जमीन वापस करेंगे? 20% का जो एरिया अभी उनके पास है वो और उसको लंबा खींचेंगे। तो इसीलिए जहां पे ये बात होती है ईरान, अब मैं इसको आपको इसको ईरान की तरफ से भी समझाता हूँ कि ईरान इस लड़ाई को लंबी क्यों खींचना चाहता है। बिकॉज ईरान की स्ट्रेटजी है कि ये जितना लंबा लड़ाई को ले जाएगा उतना ही कमजोर अमेरिका होता जाएगा, और उतने ही उसके इंटरसेप्टर, और इसको रशिया भी यही चाहता है, चाइना भी यही चाहता है। चाइना और रशिया ने ईरान को बोला है कि तुम डटे रहो, और ये इसका एमुनिशन जाया होने दो, इसका इंटरसेप्टर्स, इनका सब कुछ कमजोर होकर, बिकॉज जिस स्पीड से इंटरसेप्टर और मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका उस स्पीड से मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से जो अमेरिका को चाहिए अपनी F-35 के लिए, अपने मिसाइल्स के लिए, वो सारा सामान चाइना से आता है। जैसे कि रेयर अर्थ आपके मटेरियल्स हो गए, आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हो गए, या आपके मैग्नेट्स हो गए। ये अब एक स्टडी में इसको रिपोर्ट इसको देख रहा था कि जो अमेरिकन इंडस्ट्री में जो इस तरीके का क्रिटिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, 78% डिपेंडेंसी है चाइना का। चाइना ने इसको डिले कर दिया है, रोका नहीं है। चाइना ने अमेरिका को ये चीजें बेचना डिले कर दिया है। तो आप एक ग्रैंड स्ट्रेटजी देखो, चाइना अमेरिका को कमजोर कर रहा है इसको डिले करके कि भाई इसकी डिफेंस प्रोडक्शन अफेक्ट हो। दूसरा, इसको चाइना ईरान को बोल रहा है कि आप इस लड़ाई को लड़ते रहो, और इसको रशिया बोल रहा है कि हम आपको ड्रोन्स अपना देते रहेंगे, बिकॉज उनका एक जॉइंट प्रोडक्शन है।
रशिया में ईरान के जो ड्रोन्स का है वो जॉइंट, जो आपका शहीद 136 है, वो आपके रशिया में भी आपका मैन्युफैक्चर होता है, जॉइंट प्रोडक्शन है ईरान के साथ। उसको वहां से ड्रोन्स आते रहेंगे, ड्रोन्स की कोई कमी नहीं है ईरान के पास। इसको लड़ाई, अगर उसकी मिसाइल भी खत्म हो जाएगी, अगर मैं इसको भी मान के चलूं कि उनकी इसको मिसाइल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ड्रोन्स तो उनके पास है और वो उसको ड्रोन उतना ही नष्ट करेंगे। तो इसको अमेरिका से एक ये इसको लड़ाई को और इसको खींचेंगे, और ऊपर से गल्फ का प्रेशर जो अमेरिका पे पड़ रहा है, बिकॉज गल्फ की इकोनॉमी आप जानते हो, इसको दुबई से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो क्राउन प्रिंस बोल रहा है कि अगर आप इसको भागोगे तो दोबारा आप दुबई में नहीं आ सकते। तो इस तरीके की जो एक एक क्या बोलते हो, चक्रव्यूह में फंस गया है डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो चक्रव्यूह है, ये चाइना एक तरफ से, रशिया एक तरफ से और ईरान एक तरफ से, तीनों ने इसको जकड़ लिया है चक्रव्यूह में। आई थिंक इसको निकलना बहुत मुश्किल होगा। कोचर सर, एक लोग सवाल बार बार पूछते हैं कि ईरान पर इतने लंबे वर्षों से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो तकनीकी के क्षेत्र में उतना ज्यादा उसके पास उपलब्धता नहीं है, जो नवाचार हो रहे हैं पश्चिम में वो उसके पास नहीं जा रहे हैं। इसके बावजूद उसके ड्रोन इतने ज्यादा कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? उसने अपने ड्रोन इतने ज्यादा बना कैसे लिए? देखिए, उसने इसको ईरानियन को अगर आप उसको देखें तो ईरानियन ने देखा कि एक लो कॉस्ट ऑप्शन, आप उसकी ये इकोनॉमी उसको बंद कर देंगे, हर एक चीज बंद कर देंगे, उसके पास तो उतना ही पैसा रह जाएगा। अब उस पैसे से वो मैक्सिमम अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी रक्षा के लिए क्या बना सकता है? ड्रोन्स बना सकता है। टेक्नोलॉजी उसको है, रशिया उसको हेल्प कर रहा है, चाइना उसको हेल्प कर रहा है। तो ये तीनों ने मिलकर स्ट्रेटजी बनाई है कि आप अपनी फैसिलिटी को अंडरग्राउंड ले जाओ। और अगर आपने देखा होगा हमास की लड़ाई में भी, गजा में भी, इनके पास बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड, ये टनलिंग की, जो आपके, ये भी एक स्पेशलाइज्ड काम है। इतना हर एक इसको भारत नहीं कर पा रहा है। ये इसको लद्दाख में जो हम इसको बार बार बात कर रहे हैं कि हमारा एमुनिशन अंडरग्राउंड होना चाहिए, लद्दाख में हम नहीं कर पा रहे, उस पर टाइम लग रहा है हमको बहुत ज्यादा। तो यहां पे जो इसको ईरान ने अपनी तैयारी अपना कर रखी है, बिकॉज ईरान जानता था एक ना एक दिन तो ये इस टाइप की लड़ाई होगी इसके ऊपर, तो उसने अपनी तैयारी कर ली। उसके पास लाखों में ड्रोन्स, मैं बता रहा हूं आपको, इस कोई गिनती नहीं है, और वो ड्रोन्स आपके लॉन्च होते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। और आप अगर ये जो पीट हेग्सेथ आके अपनी जो स्पीच दे दे और अपना बोल दे कि हमने इनको खत्म कर दिया, वो खत्म नहीं हो। बिल्कुल। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, आपसे भी यही सवाल होगा। ईरान को लेकर हम बात कर रहे थे। कहा जा रहा है, क्या ये सच है या नहीं आप बताएंगे, कि अगर वायुसेना हम रखते हैं तो हमारे जो लड़ाकू विमान होंगे उसके रखरखाव के लिए ही, उसको समय समय पर अपडेट करने के लिए पश्चिम की जरूरत पड़ेगी, अमेरिका की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक वही होता है नौसेना के साथ भी। और लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं, मिसाइलें हैं, इसमें उनकी उतनी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये सच है? और इसी वजह से ईरान ने अपनी सारी ताकत, सारा पैसा सिर्फ मिसाइलें बनाने में और ड्रोन बनाने में झोंक दिया। वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी है वो फाइटर प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी से तो 100 गुना सिंपल है। एक और चीज क्या है कि जैसे ईरान है, तुर्की है, इन लोगों ने अगर हम देखें, जब 2015-2016 में जब नगोर्नो कराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ था, तो उभय पक्ष ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तब से दुनिया भर के जो मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं, उनका ध्यान ड्रोन की तरफ चला गया। अब भारत में भी मैं बताता हूं, हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने पहला जो भारत सरकार के सामने ड्रोन के बारे में ब्रीफिंग रखी, यानी समझाने की कोशिश की डिफेंस सेक्रेटरी को, ये 2018 में हो गई थी, 2019 में हो गई थी। ऐसा ही दुनिया के सारे देशों में हुआ। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में ये है कि देखिए,
ज्यादातर जो कंपोनेंट है आपको दुनिया में इधर उधर मिल जाएंगे। आपको एयरफ्रेम बनाना है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि ग्लास फाइबर से एयरफ्रेम बनाने में, यानी विंग, रडर, फ्यूजलाज बनाने में मदद करते हैं। और दुनिया में अवेलेबल हैं कॉट्स, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हमारी जो कार है, कार की बॉडी में भी आपने देखा होगा ग्लास फाइबर और प्लास्टिक्स और सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा है। सेम चीज अब ड्रोन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, देखिए जो अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, शादी ब्याह में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर वो ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये इस तरह के जो ड्रोन हैं, मिनी, माइक्रो, मिड सेगमेंट, ये सब आपको इनके जो गाइडेंस किट है, आपको अबू धाबी से शुरू करके, हांगकांग से शुरू करके, टोक्यो में किसी भी ओपन मार्केट में मिल जाएंगे। दिल्ली में पालिका में अगर आप जाएंगे, आपको इस तरह के गाइडेंस किट मिल जाएंगे, जिसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप पालिका बाजार वाली ड्रोन को 100 किलोमीटर दूर तक कंट्रोल कर सकते हैं। इनके जो इंजन हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ड्रोन के जो इंजन हैं, अगर आपको चाहिए तो भारत में तो बिक नहीं रहे हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एरोफेयर ट्रेड में अगर आप जाएं, जैसे अभी दुबई एयर शो हुआ था, वहां बस आप $500 दीजिए, इंजन खरीद लीजिए, लगा दीजिए, बन गया आपका ड्रोन। लेकिन ईरान ने एक और चीज जो की थी कि उसने कुछ हेल्प चाइना से लिया। अभी जनरल कोचर बता रहे थे कि चीन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासतौर से चिप के मैन्युफैक्चर में बहुत आगे है। तो चीन ने ईरान की हेल्प की। रशिया ने हेल्प की ड्रोन बनाने में, क्योंकि रशियन फ्यूल, रशियन इंजन, रशियन मैकेनिकल मिनिएचराइजेशन बहुत ही एडवांस है। ईरान ने शायद कुछ हेल्प तुर्की से भी ली थी। तुर्की में अगर हम देखें, उनके TB2 ड्रोन जो है बहुत ये सक्सेसफुल है। ड्रोन इंडस्ट्री जो है देवनाथ सर, इसमें ईरान और तुर्की दोनों की बहुत बात होती है, क्या ये दोनों अग्रणी देश हैं? हाँ, देखिए, ये देश अग्रणी है इन द सेंस कि अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, रूस का मुकाबला नहीं कर सकते, जापान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के देश हैं, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान भी बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा दर्शकों को, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो जो पाकिस्तान की बात हो रही है देवनाथ सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लगातार सुन रहे थे, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी कि तुर्की के जहाज लगातार उतर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या उस वक्त तुर्की ने मदद की थी, ड्रोन की मदद पाकिस्तान को? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में व्यापार, कमर्शियल डीलिंग्स हमेशा रही है, हथियारों के लिए भी रही है। अ, 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 अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे हमने अपने मिसाइल को बेच दिया है, ब्रह्मोस को बेच दिया है, देश का नाम ले ही लेता हूं, फिलीपींस को बेच दिया है। जी तो कमर्शियल डीलिंग है। कल अगर हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है, तो जाहिर बात है हम फिलीपींस को उसकी स्पेयर पार्ट देते रहेंगे, जाहिर बात है हम फिलीपींस को वो मेंटेनेंस में मदद करेंगे। और कल अगर चीन और फिलीपींस के बीच में लड़ाई हो जाए, तो जाहिर बात है हमारा एक टेक्नोलॉजिकल टीम जाएगा फिलीपींस में, युद्ध की स्थिति में फिलीपींस में स्पेयर पार्ट सपोर्ट, मेंटेनेंस सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट देगा। तो ये कमर्शियल एंगल हमें देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भारत में क्या हो जाता है कि हर चीज को एक पॉलिटिकल या कई बार एक रिलीजियस रंग दे दिया जाता है। देखिए, तुर्की तो अपना ड्रोन दुनिया के सभी देशों को बेच रहा है, तो वो वहाँ टेक्निकल सपोर्ट तो देगा। अभी जनरल कोचर को ज्यादा मालूम है, हम हमारे भारत में निर्मित तोप बेच रहे हैं अफगानिस्तान, अफ्रीका के एक देश को। तो वो देश जिस दिन युद्ध में अपने पड़ोसी से खप जाएगा, तो जिस देश को हमने तोप बेची है, जब युद्ध लगेगा तो वो बोलेगा कि मेरा तोप में ये खराबी है, मेरे तोप में ये खराबी है, मेरे तोप में ये डैमेज हो गई है। तो इंडिया से एक टीम जाएगी वहां पर कमर्शियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह से तुर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट दी। बाकी देखिए, उनका एक बाइक प्रोडक्ट तो है, दोनों देश में ही एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन है, इसमें कोई शक नहीं। तुर्की ने 1965 की जंग में, 1971 की जंग में पाकिस्तान को हेल्प की थी, फौजी तौर पे भी हेल्प की थी। लेकिन ये हमारे विदेश मंत्रालय को मालूम है। इसके बावजूद हमने 1965, 1971, 1999 कारगिल के बावजूद, जिसमें तुर्की ने
हेल्प की थी पाकिस्तान को। हमने तुर्की के साथ अपने रिलेशंस बेहतरीन रखे हैं, दोस्ताना रखे हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, एक आखिरी सवाल इस बातचीत का, उसके बाद फिर देवनाथ सर से सवाल का जवाब लेंगे, फिर बातचीत खत्म करेंगे। बार बार नेतन्याहू की बात हो रही है, उनकी मौत की अफवाह भी बहुत उड़ रही है सोशल मीडिया पर, आप भी देख पड़ रहे ही होंगे। और बीच में उन्होंने 2 वीडियो जारी कर दिए। पहले वीडियो में कॉफी पीते हुए नजर आए, दूसरी वीडियो में वो एक सैनिकों से बात करते हुए दिख रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि उसने कसम खा रखी है कि वो नेतन्याहू से बदला जरूर लेगा, उनको मारेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरानी बच्चों को मारा है, आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा है, और भी बहुत सारे बुरे काम किए हैं। आपको लगता है नेतन्याहू इस वक्त खतरे में है? बिल्कुल वैभव जी, वो 24 घंटे खतरे में है और इसके बाद भी खतरे में रहेंगे। बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद कोई भी कौम और खास तौर पे जब हम इस्लामिक रिपब्लिक की बात करते हैं तो वो माफ नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने उनके एक सुप्रीम लीडर को मारा है। लड़ाई में ऐसा होता नहीं है। जब आप एक देश के साथ इसको लड़ते हैं तो उसके प्रेसिडेंट को या उसके प्राइम मिनिस्टर को नहीं मारते हैं आप उनकी फौजों के साथ लड़ते हैं और एक जेनीवा कन्वेंशन के तहत आप इस लड़ाई को लड़ते हैं, आगे लेके जाते हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू अभी ये जो काफ़ी कहानियां आ रही हैं कि उनको चोट लग गई है, इंजर्ड हैं, और वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। इस तरह के उसको वीडियोस भी आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ये वीडियोस भी एआई जनरेटेड हैं और ये कोई रियल वीडियो नहीं है, जेन्युइन वीडियो नहीं है। तो इस टाइप की खबरें आती रहेंगी और मुझे लगता है कि नेतन्याहू हमेशा टारगेट पे रहेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और है सर, बार बार बात हो रही है चीन को लेकर कि चीन सीधे तौर पर तो ईरान की मदद नहीं कर रहा, लेकिन ईरान जिस सटीकता के साथ हमला कर रहा है, लोकेशन बताने में चीन मदद कर रहा है अपने सैटेलाइट के जरिए पता करके। क्या ऐसा कुछ हो रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा हो तो ईरान के पास तो सैटेलाइट तो है नहीं। और इसको रशिया का भी सैटेलाइट है, ये जो उसकी भी मदद ईरान को मिल रही है, और चाइना का जो बायडू सैटेलाइट है उसकी भी उसको मदद मिल रही है। पाकिस्तान ने भी चाइना का जो सैटेलाइट है बायडू, उसने जो उसकी मदद ली, उससे उसको पता चल गया था एग्जैक्टली इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिसाइल लॉन्चर्स आपके डिप्लॉय हो गए और कहाँ से स्ट्राइक आएगी। तो इस तरीके की जानकारी इसको मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस ईरान को मिली है। और ये इस जानकारी की वजह से आपने देखा कि ईरान के जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुए हैं, खास तौर पर बेसिस के ऊपर, अमेरिका के बेसिस पे हमने देखा कि उनके रडार सिस्टम उनको नष्ट किए। इतने महंगे महंगे 1.2 बिलियन का एक फेज्ड अरे रडार सिस्टम है, अमेरिका के पास 5 ही हैं, और एक यहाँ पे डिप्लॉयड था बहरीन में, तो उसको या आई थिंक यूएई में था, तो उसको नष्ट कर दिया है। तो ये कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से उनकी जो प्रेसिशन जो उन लोगों ने हासिल किया है वो ये सैटेलाइट्स की मदद से किया। बिल्कुल। देवनाथ सर, आखिरी सवाल यही आपसे भी होगा, चीन की ओर से कैसी मदद दी जा रही है सैटेलाइट तस्वीरों के लेकर? आपके पास क्या जानकारी और आपका क्या मानना है? और इसके साथ ही नेतन्याहू को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं, उन अफवाहों में आपको कितना दम नजर आ रहा है? मान लीजिए वो जिंदा है, जिसको लेकर ज्यादा संभावना लग रही है, लेकिन क्या आपको लगता है घायल है वो? वैभव जी, क्या नेतन्याहू घायल हैं? हो सकता है, क्योंकि काफी सारे मिसाइल्स जो टारगेट किए गए हैं नेतन्याहू के पैतृक घर के ऊपर, नेतन्याहू के ऑफिशियल घर के ऊपर और नेतन्याहू के ऑफिस पर एम किए गए हैं। अब चीन क्या कर रहा है? चीन को एक बेहतरीन मौका मिल गया है अपनी सैटेलाइट्स और उनकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने का अंडर रियल ऑपरेशनल सर्कमस्टांसेस। और मजे की चीज बताइए, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका को चाइनीज सैटेलाइट का जो अपलिंक है और डाउनलिंक है ईरान के साथ, उसको जैम करने का तरीका अभी तक नहीं पता लग रहा है। यानी जब चाइनीज सैटेलाइट गल्फ के ऊपर उड़ रहा है तो वो अमेरिकन जानकारी हासिल कर रहा है कि अमेरिका के शिप्स कहां पर है, अब्राहम लिंकन कहां पर है। अब ये अपलिंक एंड डाउनलिंक जो है, जिससे चाइनीज सैटेलाइट से ये इंफॉर्मेशन जा रही है ईरानियन
हायर कमांड को, मिलिट्री कमांड को, अमेरिका उस अपलिंक और डाउनलिंक को ढूंढकर जैम नहीं कर पा रहा, तोड़ नहीं पा रहा। तो ये दिखाता है कि चाइनीज सिस्टम कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना रोबस्ट है। जी बिल्कुल कोचर सर, देवनाथ सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस युद्ध को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। तो फिलहाल ईरान से जारी अमेरिका और इजराइल की जंग का आज 17वां दिन है। इस जंग में जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही करीब 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है और विशेषज्ञों ने बताया है कि युद्ध किस ओर जा रहा है, कैसे अमेरिका की रणनीति नाकामयाब हो रही है और ईरान बहुत चतुराई के साथ इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इस युद्ध से जुड़ी और भी जो भी नई जानकारी आएगी, नई अपडेट आएगी, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। इसके साथ ही आप हमारा विशेष कार्यक्रम देश दिन भर देखना बिल्कुल ना भूलें, रात 9 बजे, जिसमें आपको देश दुनिया की तमाम वो खबरें जो आपसे छूट गई हैं और उस खबरों के पीछे की कहानी मिल जाएगी बहुत ही विस्तार के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.